नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। आप सभी को राधे राधे, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 6। बिल्कुल, अगर आप BSTC, PTET, CET, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर आप विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं, पहली बार अगर आप क्लास देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान पूछा है कि ये कहाँ से उच्चरित होता है। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहला है मूर्धा, फिर है कंठ, तालु और ओष्ठ। अगर हम बात करें कि स्वर जो है वह स्वर कौन सा है, अ स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। अब कैसे पता चलेगा, हम इसका उच्चारण करके देखेंगे। आप बोलिए अ, सीधा यहाँ से आपको इसका स्वर उत्पन्न होता दिखेगा अ, कि आपकी जीवा किसी स्थान को स्पर्श कर रही है, मुख के, मूर्धा, तालु या ओष्ठ को नहीं कर रही, तो ये कहाँ से हो गया, आपके कंठ से हो गया। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। ऐसा स्वर जो कंठ और तालव्य दोनों के स्पर्श करने से, दोनों के संयोग से उच्चारित हो रहा है, जिसका उच्चारण हो रहा है। तो देखिए ए ऐ जब आप करते हैं तो तालु की जीवा स्पर्श करती है कि नहीं करती, ए ऐ होगी, ए की होगी, लेकिन ओ जब बोलेंगे तो तालु की स्पर्श नहीं होगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ए ऊ में होठ गोल हो रहे हैं, इसलिए ओष्ठ का कहीं नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ओ और औ की बात करते तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तो विकल्प 1 जो है ए और ऐ, ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कंठ तालव्य है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कंठ तालव्य है। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है, अब स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 25 होती है। कितनी होती है, 25। कितने भागों में बांटा गया है, तो प्यारे विद्यार्थी उनको भाग बोल दिया, वर्ग बोल के उनको 5 भागों में बांटा गया है। विकल्प 4 जो इसका सही उत्तर है। और कौन कौन से हैं वे, देखो, पहला है क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म, ठीक है। और इनके अंत में जो वर्ण आते हैं, 5वां जो वर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके पंचम वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, ये आपके पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसमें तालव्य हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धन्य हो गया, है ना, ठीक है, कंठ हो गया। जैसे क का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ च कहाँ से होता है बताइए, मूर्धन्य से होता है। च का तालव्य से होता है, च छ ज झ ट ठ ड मूर्धन्य, मूर्धा पे थोड़ी, है ना, त थ द ध दंत और प फ ब भ म होठ। जब आपका उच्चारण करेंगे इनका तो अपने आप आपको पता चलेगा कि ये स्वर कहाँ स्पर्श कर रहा है, बोलते वक्त जीवा कहाँ स्पर्श कर रही है, तो वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे हम बोलते हैं प बोलने पे दोनों होठ मिलकर अलग होते हैं, तो उच्चारण स्थान क्या हो गया, होठ, ओष्ठ हो गया। त में जब आप उच्चारण करेंगे त वर्ग का, त थ द ध न, तो जीवा जो है वह आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, और दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। ट ठ ड न, जीभ हल्की सी राउंड होकर के ऊपर की ओर मूर्धा पे टच होती है, इसलिए मूर्धन्य। फिर बात करते हैं च छ, तालु पे हो रही है, और क ख ग घ है ना, तो कहाँ पे हो रहा है, कंठ से निकल से कंठ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है, बताइए। अभी अभी हमने समझा है, तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीवा दांतों का स्पर्श करती है, क में कर रही है, क बोल के देखो, नहीं, च त प, क में हो रही क्या, नहीं हो रही, च में नहीं हो रही, त बोल के देखो। अब बिना जीवा को दांत के स्पर्श करके आप त बोल के दिखाओ, नहीं बोलने में आएगा ना, अर्थात
त जो है और त वर्ग में आने वाले सभी जो व्यंजन है वे क्या कहलाते हैं, आपके जीवा और दांतों से। तो जिह्वे है ना, जीवा से बोल, दंतोष्ठ दंत वाला हो गया है ना, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। विश्वास है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वें प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है, कौन सा है? च, छ, ज, य, प, फ, ब, भ, म, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो बताइए तालव्य कौन सा है? च, छ, ज, झ, य। तालु की स्पर्श करती है तो विकल्प 1 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे तालव्य का उदाहरण जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य का। प, फ, ब, भ, म, ये क्या हो गया? ओष्ठ है। क, ख, ग, घ, ण कंठ, ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है। अनुनासिक, अनुनासिक कौन सी है? जो पंचम वर्ण कहे थे ना मैंने आपको, पंचम वर्ण, वही हमारी क्या होती है? अनुनासिक होती है। तो देखो क, ख, ग, घ, ड़ है ना, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न है ना। क वर्ग, पहले क्या आएगा? क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। अब क, ख, ग, घ, ण आता है क्या? च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। अब देखो ये वाला कहाँ बन रहा है? ण, ये आ रहा है क्या? चलो इन दोनों में आ रहा है। उसके बाद ये आ रहा है क्या? ये इसमें आ रहा है। फिर न, ये भी इसमें आ रहा है, न इसमें आ रहा है में। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके लिए आपको स्पर्श व्यंजन याद होने चाहिए, ठीक है। याद होंगे तभी आप कर पाएंगे, है ना। और अगर इस आपको व्यंजन याद हो जाते हैं, स्वर याद हो जाते हैं, तो ये आपको संधि में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर अभी तक आपने स्वर और व्यंजन याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं ध्वनि से संबंधित, भाषा से संबंधित, उनके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। और 7वें प्रश्न में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी शब्द जो है इसका तत्सम रूप, अर्थात साखी शब्द जो है वो क्या हो गया? आपके तद्भव हो गया। क्या हो गया? आपके तद्भव हो गया। तो इसका तत्सम क्या है? तो किससे बना है? सखी से, शाखा से, राखी से या साक्षी से। तो साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी। साक्षी मतलब देखने वाला। साक्षी मतलब क्या होता है? देखने वाला। और इसका तद्भव रूप क्या होगा? साक्षी का साखी, और साखी का तत्सम क्या होगा? साक्षी। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फटाफट से इस प्रश्न को देखिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। जल ही जीवन है और गर्मी बहुत है प्यारे विद्यार्थियों, तो जल पीना अनिवार्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, यानी कि बाकी 3 क्या है? तद्भव है। ये होगा क्या? या बाकी 3 तत्सम है और 1 तत्सम नहीं है। बात करते हैं पांत की, कांत की, शांत की और शांत की। तो पांत जो है, पांत यह क्या है? तद्भव शब्द है, जबकि कांत, शांत और शांत ये तीनों क्या है? आपके तत्सम शब्द है। इनको आपको दोहरान करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यानी आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी समय है उतनी बार याद नहीं करना, पढ़ना है। पढ़ने से ही याद हो जाएगा। एक गाने का बार बार कोई नया गाना आता है, ठीक है, उसको आपको बार बार लिख करके याद करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। याद होता ना, क्यों? बार बार क्या करते हो आप? उसको रिपीट करते हो, सुनते हो, रिपीट करते हो, सुनते हो, रिपीट करते हो। यही होता है ना, अभ्यास होता है बार बार। और बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? वो याद हो जाता है। फिर उसकी धुन आई ना कानों में, वैसे ही फटाफट आ जाता है। आता कि नहीं आता? तो जैसे आप अगर तत्सम शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समूहोच्चारित शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, इनको बार बार पढ़ना है आपको। पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगर रटने बैठेंगे तो रटने में कन्फ्यूजन होगा। बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा जिसमें एक भी तत्सम शब्द नहीं है। हस्त, पाद, मस्तक तीनों ही तत्सम है। हाथ, मस्तक, पाँव, लेकिन मस्तक तत्सम आ गया। हाथ, पाँव, माथा, बिल्कुल हाथ भी तद्भव है,
पाँव भी तद्भव है और माथा भी तद्भव है, तो तीनों ही क्या है यहाँ पर तद्भव है, और तद्भव होने से क्या हो गया, तत्सम नहीं हुए। तो विकल्प 3 जो है या प्रश्न संख्या 9 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें तद्भव शब्द है, कौन सा है तद्भव शब्द, विकार, खीर, जीर्ण या सुंदर। तद्भव है यानी कि 3 क्या होंगे, तत्सम। तो विकार तो क्या हो गया आपके, तत्सम शब्द हो गया, क्या हो गया, तत्सम। खीर जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि खीर का तत्सम क्या होता है आपके, शीर होता है। क्या होता है, शीर, है ना, क्षत्रिय वाला जो आता है ये होता है। जीर्ण पुराना, है ना, जूना, और सुंदर, ठीक है, ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द है। लेकिन खीर जो है ये क्या है आपके तद्भव शब्द है। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द क्या नहीं है, विदेशी नहीं है। तो देखो पहला है मिनिस्टर, फिर है मास्टर, फिर है स्टेशन, और फिर है मिष्ठान। विदेशी नहीं है, विदेशी नहीं का मतलब देसी है। मिनिस्टर, मास्टर और स्टेशन तीनों क्या है, विदेशी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। लेकिन मिष्ठान जो क्या है, देशज भाषा, देशी भाषा के शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 प्रश्न संख्या 11 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा विकल्प ऐसा है इन चारों में से प्यारे विद्यार्थियों जिसके सभी क्या है आपकी जातिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया तो ये नहीं होगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक हो गया, एक शहर का नाम है, नहीं होगा। पहाड़, बालक और नदी, पहाड़ पहाड़ों की, अब पहाड़ कोई सा भी सकता है, ठीक है। बालक, बालक भी समूह का है, और नदी, नदी भी समूह का है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, शहर, ठीक है, पहाड़, ठीक है, लेकिन मोहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, इससे नहीं है। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 12 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2 या 5। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्यारे विद्यार्थियों कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला, कौन होता है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला, कौन होता है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाए। अब इसको ऐसे समझिए, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। अगर हम किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि उत्तम पुरुष के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, अपने लिए क्या करूंगा, मैं, मेरा, मुझे, इनका। तो ये सब कौन से गए, उत्तम पुरुषवाचक। सामने वाले के लिए तू, तुम, आप, तो ये कौन से सर्वनाम हो गए आपके, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, उसका, उसे, ये किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैं तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये सर्वनाम के तीनों, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद भी समझ में आ गए होंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्रम, मम, सम या क्षम। तो देखिए संबंधवाचक कौन सा होगा बताइए, मम, मेरा। मम का अर्थ क्या होता है, मेरा, है ना, मेरा होता है ना, स्वयं से बताता है। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 14 का आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है। एक वाक्य दिया गया है हमें कि गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, गांधी शब्द के बारे में पूछा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है या समूहवाचक संज्ञा है। तो अब देखिए यहाँ पर गांधी क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, है ना। राष्ट्रपति कहा गया, ऐसे विशेषण विशेषता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति तो गांधी है क्या है, गांधी। यहाँ विशेषण के रूप में, विशेषता के रूप में गांधी जी जैसा विशेषता हो गई, ठीक है, समझ गए ना, वहाँ होगा विशेषण। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोई आया था। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है,
एक वाक्य दिया गया है कोई आया था, इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है? क्या नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है, नहीं है। पुरुषवाचक, नहीं, कोई सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चय, निश्चय क्या कौन आया था? नहीं, कोई आया था, ये भी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक है, कैसे? कोई आया था, कौन आया था पता है कि नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, कौन सी है? हंसना, खाना, सोना और चलना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हंसना जो है यह अकर्मक क्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं होता। खाना जो है, खाना जो क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्या है? सकर्मक क्रिया है। सोना अकर्मक क्रिया है और चलना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक कौन सी होगी? विकल्प 2 जो है सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्यों होगी ये हम जल्दी आपको विस्तार से बताएंगे। विस्तार से कब बताएंगे? अब आप सोचोगे सर जल्दी आप तो कहते हो, नहीं बिल्कुल हम आपके लिए क्लासेस लेके आने वाले, थ्योरी की क्लासेस भी जल्दी लेके आ रहे हैं, है ना, उनमें बताएंगे और भी कोई एक्सप्लेन होगा। चलो यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, फिर कहेंगे पता नहीं सर क्यों नहीं बता रहे। तो देखो, जिसमें क्या से उत्तर मिले, प्रश्न पूछ पे वह खाना खा रहा है, वह क्या खा रहा है? उत्तर मिल रहा है क्या? खाना। तो जहाँ उत्तर मिले वहाँ क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। वह हंस रहा है, वह क्या रहा है? होगा क्या? हंसना क्रिया है ना, तो क्रिया तो नहीं होगी, कर्म होना चाहिए, तो नहीं होगा। सोना भी क्या है? क्रिया। चलना भी क्या है? क्रिया। ये तीनों क्या है? क्रिया है, और क्रिया होने से ये कर्म हो जाएंगे क्या? जहाँ कर्म हो वही तो सकर्मक होगा ना, तो सकर्मक कौन सा है? विकल्प 2 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है? राम कलम से लिखता है, से आ गया यहाँ पे, से कारक चिन्ह है, लेकिन किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से, किसका? करण से। राम कलम से लिखता है, तो करण से आ गया, यहाँ पर क्या हो गया? हमारा कारक हो गया, कौन सा? करण हो गया। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर, और 19वें प्रश्न में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनको अगर हम अपनी देशी भाषा में कहें, राजस्थानी भाषा में कहें, नकटे, नस्सड़े, ढीठ, बताइए कौन से हैं? क्या कहलाते हैं वे? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकल्प 4 अव्यय। और इन अव्यय को ही हम अविकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी भी कहते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने एक शब्द लिखा धीरे, अब क्या आप इसको धीरो, धीरी लिख सकते हो क्या? धेरु नहीं लिख सकते ना, ये हमेशा क्या प्रयोग होगा? धीरे ही प्रयोग होगा। जैसे कि उदाहरण देखो, वह धीरे चल रहा है, पुल्लिंग के लिए, वह धीरे चल रही है स्त्रीलिंग के लिए। या लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या धीरे में परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ, है ना। वे धीरे जा रहे हैं, बहुवचन। वह धीरे जा रहा है, एक वचन। हुआ क्या परिवर्तन? नहीं हुआ। तो जिनमें परिवर्तन नहीं हो, जो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहे, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, और इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर, और 20 से प्रश्न में पूछा गया कि अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? तो बताइए, गया होगा संदिग्ध है, आसन्न है, अपूर्ण है या सामान्य है? अनवर गया होगा कन्फर्म है क्या? नहीं, संदिग्ध है ना, तो संदिग्ध ऐसा जिसमें आपको खुद को क्या नहीं है? कन्फर्मेशन नहीं है, पक्का नहीं है। गया होगा, क्या पता गया भी है नहीं गया, तो संदिग्ध हो गया, तो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर प्यारे विद्यार्थियों, और 21 से प्रश्न पूछा गया है, वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना। यह वाक्य कैसा है? वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना, वह मुझे आ रहा है, मिश्रित वाक्य होगा। कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य होगा। एक बहुत अच्छी सी क्लास वाक्य विचार पे आपके लेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 21 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, और 22वें प्रश्न में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि का हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले मॉडल पेपर में पढ़ा है। तो देखो, रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा,
मारा राम ने रावण को, रावण राम ने मारा। देखो ये तो गलत है, ये गलत है, पकड़ में आ रहा है। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने राम ने रावण को, बैठ रहा है कारक के हिसाब से, यही सही है। रावण को, कर्ता को कर्म ने मारा, ये होता है कर्ता ने कर्म को मारा, ये होता है ना। तो कर्ता के साथ ने आता है, तो राम ने, राम कर्ता है ना, और रावण कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह आता है, कारक आता है। तो ये विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते 23वें प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों, और प्रश्न संख्या 23 में देखिए, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अप प्लस इच्छा से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? अप प्लस इच्छा से मिलकर के बना है। प में ए जुड़ा हुआ है, ए के बाद क्या आया है? ई आया है। तो बताइए क्या बन गया, ये कौन सी संधि का हो गया? ए का निर्माण, ए का निर्माण और ओ का निर्माण कौन सी संधि में होता है? बता दीजिए। गुण संधि में होता है, गुण स्वर संधि में होता है। तो विकल्प 4 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 23 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। 24वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर और निरोग। तो देखिए निरोग में नी है प्लस रोग होता है, विसर्ग संधि है, तो ये नहीं होगा। निडर में बिल्कुल नी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, निह नहीं नी उपसर्ग जुड़ा हुआ है डर के आगे, और यही बिल्कुल विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। निर्दय में निह प्लस दय होता है, नीरव में निह प्लस रव होता है, तो ये दोनों तो विसर्ग संधि के हैं, ये भी विसर्ग संधि का, लेकिन विकल्प 3 जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 24वें से 25वें प्रश्न की ओर, और 25वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? राम प्लस अयन, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन और राम प्लस आयन। तो देखिए रामायण का सही संधि विच्छेद राम प्लस अयन होगा। क्या होगा? राम प्लस अयन होगा। और जब भी वाक्य में न आए और न के पहले वाक्य में र आ जाए तो जो न है वह न में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए रामायण को राम प्लस अयन का जब संधि की जाती है तो वह रामायण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। बढ़ते 26वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत पूछा गया है। रमेश का राम प्लस ईश, तस्कर का तत् प्लस कर, भवदीय का भवत प्लस ईय और अतएव का अतः प्लस एव। तो देखिए विकल्प 4 से देखते हैं हम। अतएव का अतः प्लस एव होता है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, यह तो सही है, यह संधि विच्छेद गलत नहीं है, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। भवदीय का भवत प्लस ईय होगा, तय का द हो जाता है स्वर आने से, तो यह भी सही संधि विच्छेद है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। तस् प्लस कर, तत् प्लस कर, तय का स हो जाता है जब क आता है। ठीक है, सही है, तो यह भी गलत होगा। रमा प्लस ईश होता है, राम प्लस ईश नहीं होता, रमा प्लस ईश होता है क्या? रमेश का। यहाँ राम प्लस ईश है, तो यह गलत है, और गलत होने से क्या होगा? हमारे सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर, और 27वें प्रश्न में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास कौन सा है? एक विकल्प में लिखा, हमने लिख दिया अव्ययी भाव समास कौन सा है जिसमें पहला पद अव्यय हो? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यथाशक्ति, बिल्कुल पहला ही उदाहरण होता है अव्ययी भाव समास का, एक बार में पकड़ में आ जाना चाहिए। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 27 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। दानवीर नहीं होगा, महावीर नहीं होगा, अव्ययी भाव समास का यथाशक्ति सही उत्तर होगा। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, 28वें प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास में क्या होता है? और अथवा या आता है, और अथवा या आता है। तो राम लक्ष्मण, रामो लक्ष्मण, सर्प नकुल, सर्पो नकुल, वाणी विनायक, वाणी वागवीर, बोलने वाला वागवीर, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प 4 जो ये प्रश्न संख्या 28 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, काला सांप। तो देखिए महापुरुष, महापुरुष की विशेषता विशेषण विशेष हो रहा है, महाआत्मा पुरुष, राजपुरुष राजा का पुरुष होता है। भाई क्या होता है? राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो विकल्प 3 जो है यह आपके क्या होगा? सही होगा, प्रश्न संख्या 29 का। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे विद्यार्थी, और प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है? आहार,
विहार, प्रहार और कहार। तो देखिए आहार, विहार, प्रहार और कहार, तो बताइए किसमें नहीं है, बताइए किसमें नहीं है। आहार में है, विहार में, प्रहार में, लेकिन कहार में नहीं। तो विकल्प 4 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा, या फिर आहार होगा। बताइए कौन सा होगा, ये छोड़ दिया जाता है आप पर। फटाफट कमेंट में बताइए प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर क्या होगा, आहार या कहार। बिल्कुल, जो बच्चा इसका आंसर बताएगा नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम कि आहार होगा या कहार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी जो वीडियोस हम आपको अपडेट करते हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए, BSTC के लिए, PTT के लिए, उनको भी जरूर देखिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम प्यारे विद्यार्थियों।